वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज का नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरीन एंड हैलेडन इफेक्ट। इस इफेक्ट में देखेंगे कैसे इवोल्यूशन के दौरान अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स एंड फाइनली आज हम इंसान के तौर पे ये इवोल्यूशन का पूरा दौर। तो इवोल्यूशन के इस पूरे दौर के कहानियां ऑपरीन और हैलेडन नामक वैज्ञानिक ने, एक रशिया के और दूसरे इंग्लैंड के, है ना। तो इन्होंने मिलके यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जिसको समराइज किया गया है। तो ये देखते हैं सबसे पहले ऑपरीन एंड हैलेडन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, पृथ्वी का निर्माण हुआ, यहाँ पे स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। इसके दौरान कुछ स्पीसीज जो यहाँ पे थे एलिमिनेट कर गए और उसमें नए वेरिएशन क्रिएट हुए और नए प्रजाति का जन्म हुआ। जैसे कि आपको बोला जाए कि आपके दादाजी के दादाजी क्या थे, मतलब फोर फादर, तो हम लोग मंकी स्पीसीज से आए। और सबसे पहला जो जीव है तो धरती पे आया वो कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता था, तो वो प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता था। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया, प्रोटोजोआ, तो कीमो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ये कैसे आता है तो ये आगे की बात में पढ़ेंगे। पहले एटॉमिक और इसके समराइज लेक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले फ्री एटम। एटमॉस्फेयर में कुछ एटम्स थे जैसे कि अमोनिया, H2O, लाइटनिंग हुआ, है ना। बिग बैंग थ्योरी में आपको बताया गया था जैसे कि NH3 था, CH4 था, वोल्केनिक इरप्शंस में कुछ गैसियस थे। तो ये सब आपस में फ्री एटम्स थे। ये आपस में क्या हुए, आपस में यूनाइट किए, वहां पे लाइटनिंग इफेक्ट हुआ, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस हुए। जैसे कि सोलर में चलता है, फ्यूजन होता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम कंपोनेंट बनाते हैं, फ्यूजन होता है तो वही ब्रेक करते हैं और रेडिएशन फ्रॉम सोलर, सूर्य से हमें रोशनी मिलती है और उस प्रकार से वहां फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस होते रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, फ्री एटम्स आपस में यूनाइट किए और एक ओरिजिन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जन्म हुआ। एक छोटे से अणु के फॉर्म में जन्म हुआ, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज गिव्स बर्थ टू हीलियम। या फिर जब आप रेडियो एक्टिव डिकेइंग मटेरियल करते हैं या फिर दो एटम्स आप कंबाइन करते हो तो तीसरे का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, एक एटम है जिसका फॉर्मूला मान लेते हैं एटॉम में एक्स नामक एलिमेंट है जिसका 2 है एटॉमिक नंबर, है ना, और दूसरा है y नामक जिसका 3 है एटॉमिक नंबर। तो ये किसको जन्म देगा, तो एक ऐसा एलिमेंट को जन्म देगा जिसका एटॉमिक नंबर 5 हो। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण जैसे नए नए एलिमेंट्स और नए नए कंपाउंड्स का जन्म होते रहता है ना। तो सिमिलरली ओरिजिन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में और मिले तो ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक में सपोज करते ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, है ना, और इसमें कार्बन आके फिर जुड़ जाए तो ऑर्गेनिक का जन्म हो गया। आगे चलेंगे तो ये सिंपल ऑर्गेनिक फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में बना, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये आगे चल के ओरिजिन ऑफ कोसेल्वेट्स, मतलब पहला जो जीव बना कीमोहेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोट से भी प्रिमिटिव, तो उसका जन्म हुआ। इसके बाद प्रोटोसेल के बाद प्रोकैरियोट्स और फाइनली यूकैरियोट्स नामक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। तो ये एक रफ स्केच था जिसमें ऑपरीन एंड हैलेडन हमें एक्सपेरिमेंटली समराइज करके बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले था, कौन सा एटम पहले था और इसके एसोसिएशन से क्या बना। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ऑपरीन एंड हैलेडन, मतलब जैसा कि ऑपरीन और हैलेडन ने मिलकर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टेब्लिश किया और हमने उसकी समरी पढ़े, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए दो अलग वैज्ञानिक आए 1953 में, जिसे हम मिलर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे और दूसरे यूरे। ये दोनों वैज्ञानिक आए और इन्होंने क्या किया, है ना, एक का नाम मिलर है और दूसरे का नाम यूरे है। ये दो वैज्ञानिक 1953 में आए और सिमिलर कंडीशन लैब में क्रिएट किए। जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय पृथ्वी पे बहुत सारे, पहले तो आग का गोला था, हॉट एज था, फायर एज था, उसके बाद पृथ्वी ठंडी हुई, आइस एज आई,
उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन और ठंडा होते होते ग्रेविटेशनल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण, फोर्सेस के कारण यहाँ पे तापमान में बदलाव आए और जीव रहना शुरू हुए। तो जब जीव रहना शुरू हुए उस समय एटमॉस्फेयर, उससे पहले की कहानियां में क्या थी कि बहुत सारे गैसेस नहीं थे, उस समय ऑक्सीजन की एब्सेंस थी। तो जो जीव बने होंगे वो तो ऑक्सीजन के बिना ही सरवाइव कर रहे होंगे। इसीलिए पहले जो ओशियन थे, सपोज करिए ऐसे कि वो जब पृथ्वी टुकड़ा एज अ फायर था तो वहां पे फायर में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी। ये प्रचुर मात्रा ऑफ काइनेटिक एनर्जी आइस एज में जब आई, पृथ्वी ठंडी हुई तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था और सारे एनर्जी स्टोर हो गए पोटेंशियल एनर्जी में, आइस में स्टोर हो गए। अब ये आइस में जब धीरे धीरे सनलाइट पड़ा तो एक ओशियन का निर्माण हुआ और ये ओशियन में भरपूर मात्रा में एनर्जी थी, इतनी मात्रा में कि यहाँ पे आपने खाना बनाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले से रेडीमेड खाना मौजूद था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी, है ना। तो जब एटीपी पहले से मौजूद है तो ऑर्गेनिज जो डेवलप करेंगे वो फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हाइड्रोट्रॉप्स होंगे। तो इसका मतलब वहां पे जो जीव बना वो हाइड्रोट्रॉप्स होंगे। अगर आपके घर में कंप्लीटली खाना बना हुआ है तो आप क्यों बनाओगे? सिमिलरली पृथ्वी पहले से एटीपी एनर्जी में मौजूद था तो जो जीव आए वो हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हुए और जो जीव था वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ क्लास में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाते हैं, है ना। तो ये जीव वहां पे आए तो नाम पड़ा कीमो हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमो मींस केमिकल के फॉर्मेट में भक्षण करने वाले जीव। तो ये यूरे एंड मिलर जो थे 1953 में एक सिमिलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाए जैसे कि पहले था। तो पहले कौन कौन से गैस थे? तो गैस के नाम क्या थे? पहले H2O था, वाटर वेपर, दूसरा NH3 था, अमोनिया, तीसरा CH4 था, मीथेन और चौथा H2 था। ये चारों गैस आप याद रखोगे, इन द गैसेस फॉर्मेट है H2O, NH3, CH4 एंड H2। ये चारों गैस आप याद रखोगे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मौजूद था। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन स्टेबल फॉर्मेट में था। बाद में यही H2O स्प्लिट करके यहाँ से ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ और एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग बन गया, है ना। नाउ ही क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब उस पे एक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि थंडर बिजली आपस में टकराती है तो थंडर बोल्ट होते हैं, तो ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का कोशिश की है और तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए, है ना। 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके गए। बहुत ही हाई ज्यादा टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस तो काफी है। जब गर्मियों की मौसम होती है, जैसे कि आजकल के मौसम देखो तो 50-40 के आसपास जाता है तो बहुत ज्यादा गर्मी, है ना। 50 जाते तब तपाती हुई धूप और ये गर्मियां परेशान कर देते, लेकिन 100 पे और ज्यादा। एक फूलती हुई रोटी, चपाती, है ना, तो जब फूलती है तो उसके अंदर का तापमान लगभग 100 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है। तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर का 8 टाइम्स 800 डिग्री सेल्सियस लगता है, जैसे कि ये मैग्मा और लावा का टेम्परेचर लगभग। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया गया ताकि, और उस समय देखा गया कि कुछ अमाइनो एसिड फॉर्म होते जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन एंड एस्पारेटिक एसिड। सिमिलर एक्सपेरिमेंट अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया और अलग अलग कंपोनेंट का फॉर्म किया, जैसे कि शुगर, पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, लिपिड मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस, आरएनए, डीएनए। तो मिलर और यूरे साहब ने ये कुछ अमाइनो एसिड के किए और सिमिलर एक्सपेरिमेंट दूसरे वैज्ञानिकों ने भी किया। तो अलग अलग, जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये मेरा नोट्स, मेरे नोट्स पढ़ के आपका एक नोट्स क्रिएट होगा, तो वेरिएशन होते होते एक नया अलग अलग वेरिएशन सबके पास हो जाती है, जिसके कारण अलग अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अलग वैज्ञानिकों द्वारा सेम सिमिलर एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे कल सिमिलर करने के बाद अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि हो सकता है किसी ने टेम्परेचर 900 डिग्री बढ़ा दिया, किसी ने नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन किए, तो किसी में इलेक्ट्रिक वोल्ट का जो वोल्ट है उसका वेरिएशन हुआ, किसी में 500 वोल्ट पे, किसी में 200 वोल्ट पे, तो जिसके कारण अलग अलग कंपोनेंट का फॉर्म होते चला गया और कहा जाने लगा, माना जाने लगा कि दिस ऑल आर फॉर्म्ड इन अर्थ एज इट इज फॉर्म इन लैब। ओके, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, मतलब पहला जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, पहला जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब एक नॉन सेलुलर, मतलब ए सेलुलर
जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सब ए सेलुलर कंपोनेंट है, मतलब कि नॉन सेलुलर है। इसमें किसी भी प्रकार का लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ना तो सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ना तो कॉन्शसनेस है, ना ये ग्रोथ है, ना इंटरनल ग्रोथ, ना ये और भी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो उसे नॉन सेलुलर फॉर्म्स बोलते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, प्रायॉन्स हो गया एंड सो ऑन। जबकि तो ये कब जनरेट किए थे? 3 बाया मतलब 3 बिलियन ईयर अगो। जबकि पहला जो सेलुलर फॉर्म था वो लेस देन 2 बाया में जनरेट हुआ। फर्स्ट सेलुलर, फॉर एग्जांपल सिंगल सेल का बात करें तो क्या हो सकता है? बैक्टीरिया, अमीबा, है ना, ये सब इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं। वी हैव नो आइडिया हाउ फर्स्ट सेल रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स ऑफ लाइफ, मतलब हमें आज तक वैज्ञानिक को ये पता नहीं चला। कंपाउंड तो बना, ठीक है, इमाइनो एसिड बना, शुगर बना, पॉलीसेकेराइड, लेकिन पहला जो सेल बन गया जो खुद से रेप्लिकेट करके आज इतने बड़े डाइवर्सिटी को जनरेट कर रहा है, वो कैसे बना, इसके बारे में आज तक वैज्ञानिक ऑनगोइंग रिसर्च है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि बोला जाता था कि पहले मुर्गी आई या अंडे, तो आज हमें आंसर इसके मालूम है। चलिए आपसे सवाल है, पहले मुर्गी आई या अंडे, और जैसा आंसर होगा उसके बाद मैं आपके आंसर को जस्टिफाई करूंगा। प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट सेक्शन। पहले मुर्गी आई, ये पहले अंडे आए, और आए तो किसका, इसके पीछे का फिनोमिना क्या था, रीजन क्या था? ओके, गिव योर आंसर इन अ कमेंट सेक्शन। आगे, लाइफ फॉर्म्स अपीयर्ड इन वाटर बॉडीज, जैसे कि बताया गया कि विष्णु भगवान के, चलिए कुछ देर हम माइथोलॉजी की ओर चलते हैं, हिंदू सभ्यता की ओर। तो बताया गया कि विष्णु जी का पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार था। मत्स्य मतलब मछली, और ये वाटर में रहती है। तो पहले सिमिलरली इन द फर्स्ट केस, जैसे कि आपको बताया कि सारे फायर एज के बाद आइस एज आया, आइस के बाद फिर वाटर आया, तो पहला जो लाइफ फॉर्म हुआ, जन्म, वो कहाँ हुआ? वाटर में हुआ। इससे पता चलता कि विष्णु जी के सारे अवतार जो है, 10वें अवतार तक, वो सारे इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, है ना। सिमिलरली ये सारे आज जो हम साइंस में खोज कर रहे हैं, वो सारे के सारे उनके 10वें अवतार को जस्ट पैरेलल है, जस्ट देयरफॉर दैट इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ साइंस। ये कंप्लीट साइंस है, जिसे हम लोग को माइथोलॉजी करके इंसान को बरगला दिया गया। तो इस प्रकार पहला 3 बाया, दूसरा 2 बाया में हो गया। आज के टाइम में अगर चाहे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ये नहीं, तो आज के टाइम में ऑक्सीजन है, लेकिन पहले के टाइम में ऑक्सीजन नहीं थे। तो आज चाह कर भी वैसे वाले एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट कर सकते। चलिए आपसे एक सवाल है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग? व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो प्लीज गो टू माय फर्स्ट वीडियोस, जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। वहां से जाके आप रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा समरी बता, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिंग, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिंग, या फिर जस्ट उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिंग वाला बात करते हैं। ऑक्सीजन जब पहले नहीं था तो वो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, लेकिन जब ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर हो गया। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज विदाउट ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर ऑफ टुडे इज ऑक्सीडाइजिंग, मतलब पहले के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था ही नहीं, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, लेकिन आज के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर इसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर वातावरण। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, आज के टाइम में ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव जैसा होना चाहिए, रिड्यूसिंग होना चाहिए, तभी ओरिजिन कर सकते हैं। तो आप बोलोगे नया नया प्रजाति कैसे बन जा रहा है सर? तो नया प्रजाति इवोल्यूशन के कारण बन रहा है, जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। पहला जो जीव बना था कीमो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उसमें इवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन पहला फिर से नहीं बन सकता। अगर आपको बनाना है तो प्लीज यू गो टू द लैब एंड द आइसोलेटेड रीजन सेल फ्री कल्चर सिस्टम, तभी आप बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते हो। लेकिन अभी तक इस पे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुआ, वरना
ये हो गया कि इंसान भी ब्रह्म समान हो जाएगा, जैसे कि वाल्मीकि महर्षि हुए थे, है ना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, है ना, उसका जन्म करके। तो आज इंसान ये यहाँ तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, यहाँ तक नॉलेज नहीं पहुंचा मेडिकल साइंस या फिर साइंस का, कि इंसान एक नया प्रजाति को जन्म दे सके या एक नए लाइफ को फॉर्म कर सके, न्यू लाइफ का जनरेशन, नहीं तो वो फिर भगवान के तुल्य हो जाएगा। बट आई होप ये इन फ्यूचर में भी हो सके, ऐसी हमसे उम्मीद है। हम ही में से कोई, हम, आप या फिर जो भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं पॉपुलेशंस, और नेचुरल सिलेक्शन के यूनिट को बोलते हैं इंडिविजुअल। प्लीज इसे याद कर ले, इवोल्यूशन पूरी पॉपुलेशन को दर्शाता है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर आदमी को या पर्टिकुलर स्पीसीज को दर्शाता है, जिसे हम इंडिविजुअल बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा फिनोटाइप पे वर्क करता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू के डायरेक्ट क्वेश्चन से आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जाइए कहीं मत, देखते रहिए हमारे वीडियो, और जो डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पुराने वीडियो से भी इंफॉर्मेशन गेट टुगेदर करिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।